मित्रों नमस्कार। गोष्ठी के इस पहले एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आत्मिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का उद्देश्य है साहित्यिक मूल्यों का प्रचार प्रसार, हमारे वर्तमान साहित्य में देश और दुनिया में क्या लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसकी आपसे चर्चा और देश के लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकारों को आपसे रूबरू कराना। हमारी कोशिश रहेगी कि साहित्यिक दुनिया की प्रत्येक हलचल, गतिविधि और श्रेष्ठ कृतियों को हम आप तक ला सकें और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकें। इस सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस साहित्यिक चैनल गोष्ठी बाई डॉक्टर अतुल की शुरुआत करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। मित्रों, हमारा साफ उद्देश्य है कि हम बेहतरीन साहित्य को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पूरी देश और दुनिया में क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, कौन सी नवीनतम कृतियां सामने आ रही हैं, उनकी भी चर्चा हम गाहे बगाहे इस कार्यक्रम में आपसे करते रहेंगे। हम देश के लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकारों को भी विभिन्न माध्यमों से रूबरू आपसे करवाएंगे। हिंदी भाषा के शब्द चर्चा को भी आपके सामने रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि साहित्यिक विषयों पर संगोष्ठी और विमर्श भी हम आयोजित करें और आप तक पहुंचाएं। तो आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कि आप सब गोष्ठी बाई डॉक्टर अतुल चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने मित्रों और परिजनों के बीच इसको शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज का पहला जो खंड है उसका नाम है शब्द चर्चा। शब्द चर्चा के इस आयोजन में हम आज का शब्द लेते हैं भाषण और अभिभाषण। आमतौर पे लोग आरंभ के लिए और प्रारंभ के लिए एक ही अर्थों में प्रयोग कर देते हैं, जबकि आरंभ का अर्थ है बिल्कुल नई शुरुआत, बिगनिंग जिसको आप बोलते हैं, और प्रारंभ का अर्थ है दोबारा से, रीस्टार्ट जिसको हम बोलते हैं। यानी कि अगर हम कोई काम आज शुरू कर चुके हैं और कल पुनः उसको वहीं से शुरू करेंगे या नए सिरे से शुरू करते हैं तो हम बोलेंगे प्रारंभ। इसीलिए प्रतिष्ठानों का जो पहली बार होता है, स्कूलों का, संस्थाओं का उद्घाटन जो पहली बार होता है उसको बोला जाता है शुभारंभ, ना कि प्रारंभ। इसी तरह से हमारे पास शब्द है आज मीमांसा के लिए, शब्द मीमांसा कार्यक्रम में भाषण और अभिभाषण। भाषण क्या है? एक तरीके से किसी भी सभा में दिया गया वक्तव्य है भाषण, जो कि वक्तव्य यानी कि वच धातु और तव्य से बना है। वच का अर्थ है बोलना और तव्य का अर्थ है योग्य, यानी कि योग्यतम रूप में बोलना। योग्य बोलना ही वक्तव्य है। अगर आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जो योग्य नहीं है, जो फालतू है, तो उसको हम बोलते हैं बकवास, या कई बार हम लोग बोलते हैं बड़बड़ाना, बड़बड़ा रहा था, यानी कि कोई मीनिंगफुल बात नहीं है। प्रलाप करना भी जिसके लिए कभी कभी शब्द आ सकता है। तो हमारे लिए भाषण और अभिभाषण, अभी उपसर्ग लगा हुआ है भाषण के आगे, और अभी उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, सामने और अच्छी तरह। तो जैसे हम अगर भाषण के आगे अभी लगा देते हैं तो हो गया सामने दिया गया भाषण या अच्छी तरह दिया गया भाषण। किसी के सम्मुख दिया गया भाषण भी आप कर सकते हैं, या किसी के वास्ते या किसी की ओर से दिया गया भाषण, अभी का अर्थ यह भी हो सकता है। इसीलिए जो कोर्ट कचहरी में वकील होते हैं वो किसी पक्ष की ओर से खड़े होते हैं
किसी की ओर से अपना भाषण देते हैं, इसलिए उनको अभिभाषक कहा जाता है। राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय जो संसद में, विधानसभा में जो भाषण देते हैं, वे सरकार की ओर से रखा गया अपना पक्ष होता है, सरकार की ओर से दिया गया वक्तव्य होता है, इसलिए उसको बोला जाता है अभिभाषण। या उसको आप यूँ भी ले सकते हैं कि वो जनता के सामने रखा जाता है। किसी के सामने कोई चीज़ अगर सम्मुख रखी दी जाए, सम्मुख जो भाषण दिया जाए, तो भी वो अभिभाषण कहलाएगा। तो अभी एक ऐसा उपसर्ग है जिससे कई शब्द बनते हैं। जब किसी नाटक का अच्छी तरह मंचन होता है तो हम बोलते हैं अभिमंचन। जब कोई नायिका पुराने समय में या आज भी सज धज के अपने प्रिय के सामने मिलने जाए तो हम बोलते हैं अभिसार। अगर हम कोई प्रार्थना अच्छी तरह से ढंग से करते हैं, याचना करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अभ्यर्थी। अगर हम कहीं आते हैं, नया आने वाला अतिथि, अभी प्लस आ प्लस गत, यानी कि अभी में आ उपसर्ग भी और अभी भी दोनों गत में जुड़ते हैं, और अभ्यागत, अभ्यागत का अर्थ है यानी कि अतिथि। अतिथि वो जो बिना किसी तिथि के आता है, बिना किसी पूर्व सूचना के आता है, उसको हम बोलते हैं अतिथि। तो मित्रों, अभी उपसर्ग को लगा के तमाम शब्द बन सकते हैं। अभिशंसा बन सकता है और अभ्यावेदन भी बन सकता है। तो आज की इस शब्द मीमांसा कार्यक्रम में हमने आपको भाषण, अभिभाषण और अभी उपसर्ग को लगा के बनने वाले तमाम शब्दों के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये खोज और ये शब्द चर्चा पसंद आई होगी। आप अपने विचारों से हमें अवगत भी कराइएगा। पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं राजकमल प्रकाशन से हालिया प्रकाशित कविता संग्रह, जिसकी लेखिका हैं शैलजा पाठक। शैलजा पाठक का नवीनतम संग्रह ये आपके सामने है, कमाल की औरतें। इस संग्रह का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, जो देश के बहुत बड़े प्रकाशक हैं, ने किया है और यह अभी 2024 में छपकर आया है। वस्तुतः शैलजा पाठक के इस कविता संग्रह में, जिसका कि शीर्षक है कमाल की औरतें, ये उनका तीसरा कविता संग्रह है। और इससे पहले मैं एक देह हूं फिर देहरी, उनका कविता संग्रह आया था। जहां चुप्पी टूटती है, ये उनका दूसरा कविता संग्रह था। और कमाल की औरतें, ये जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, ये उनका तीसरा कविता संग्रह है। बीच में कथेतर गद्य की उनकी एक पुस्तक आई, पूरब की बेटियां। मूलतः शैलजा पाठक का जन्म अल्मोड़ा में हुआ, पहाड़ों की रहने वाली हैं, लेकिन वाराणसी में उनका बहुत सारा जीवन का हिस्सा युवावस्था तक व्यतीत हुई है। और उनकी कविताओं की विशेषता है कि उनकी जो भी कविताएं इस संग्रह कमाल की औरतें में हैं, वे स्त्री विषयक कविताएं हैं। जैसा कि उनके टाइटल से आपको पता चल रहा होगा, इन कविताओं में उन स्त्रियों के जीवन के संघर्ष हैं, स्त्रियों के जीवन के दुख हैं, और घर परिवारों में, मध्यम निम्न वर्गीय परिवारों में या धनाढ्य परिवारों में स्त्रियों को लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या विचार हैं, क्या व्यवहार है पुरुषों के, समाज के, उनका यथार्थ भी उन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश की है।
एक पंक्ति में एक जगह शैलजा पाठक कहती हैं, पर याद रखना मेरी दोस्त, ये वही चाहने वाला है जो तुम्हें अजियत में छोड़ दूर चला गया था। वही है जिसने तुम्हें ये कहकर परे किया था कि यार यूं रो रो कर मेरा दिन मत खराब कर गो। शैलजा की स्त्रियां भारतीय समाज का वो दारुण चेहरा हैं जहां पर घनघोर उपेक्षा है, शोषण है, नए नए प्रकार के कष्ट हैं और उन स्त्रियों का हाशिए पर रुदन भी है। जब हम इस कविता संग्रह को देखते हैं जिसमें लगभग 74 कविताएं हैं, 168 पेज का ये कविता संग्रह है, तो हम ये पाते हैं कि शैलजा पाठक अपनी कविताओं के माध्यम से इन स्त्रियों के विभत्स यथार्थ को कई बार ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देती हैं। उनकी एक कविता है सिर्फ देह, जहां पर वे लिखती हैं, बुद्धि से खत्म औरत देह से चाही गई, बुद्धि से खत्म औरत देह से चाही गई, बरसों बरस ये औरतें बची रहीं कंधे पर सलीब लिए, घर के बड़े लड़के को खा लेने वाली डाइन। तो मित्रों, गोष्ठी बाई डॉक्टर अतुल के इस तीसरे खंड में हम आपको रचना पाठ के उस संसार की ओर ले चलते हैं जहां हम कवियों से आपको रूबरू कराएंगे, कभी हम कहानी पाठ रखेंगे और कभी हम गज़ल या व्यंग्य पाठ रखेंगे। तो आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं देश के जाने माने व्यंग्यकार शरद उपाध्याय जी को। शरद उपाध्याय के 3 व्यंग्य संग्रह आ चुके हैं। देश भर की तमाम पत्र पत्रिकाओं में आपके व्यंग्य प्रकाशित होते रहते हैं। मैं शरद उपाध्याय आपके सामने एक व्यंग्य सुना रहा हूँ। एक शिक्षक का इंटरव्यू। गहमा गहमी चल रही थी। आज शिक्षक दिवस का मौका था। शिक्षक महोदय सभी के आकर्षण के केंद्र थे। नाना प्रकार के चैनल्स इस मौके को कवर कर रहे थे। सभी शिक्षक को देश का भविष्य का निर्माता बताते बताते नहीं थक रहे थे। श्रीमान जी शिक्षक जी का इंटरव्यू चल रहा था। तो शिक्षक महोदय आप बताएं, शिक्षक का भूतकाल में क्या उल्लेखनीय योगदान रहा? जी, भूतकाल में शिक्षक ने जनगणना में अभूतपूर्व योगदान दिया। उसने बड़ी निपुणता से सारे आंकड़े इकट्ठे किए। तो शिक्षक की वर्तमान उपलब्धि क्या रही? जी, चाइल्ड केयर प्रोग्राम की ड्यूटी में घर घर गया। तो शिक्षक का भविष्य क्या है? जी, शिक्षक का भविष्य सरकार के किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सदैव तत्पर रहना है। तो शिक्षक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो आगे क्या क्या करेगा? जी, उसके लिए बहुत कुछ बाकी है। वो प्रत्येक पोलियो ड्रॉप्स बच्चों के गले उतार कर ही दम लेता है। और जी, शिक्षक समाज को नई दिशा देता है। वो शहर में होने वाली सभी रैलियों का सूत्रधार है। साक्षरता रैली हो, नशा मुक्ति रैली हो, जनसंख्या दिवस पर भी वो बेचारा सड़कों पर ही रहता है। और शिक्षक का लोकतंत्र से क्या संबंध है? शिक्षक के बिना लोकतंत्र अधूरा है। जब तक वो ड्यूटी पर नहीं जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। वो ही देश के चुनाव को संपन्न कराता है। यदि वो नहीं हो तो देश में चुनाव कैसे हो? शिक्षक इतना सजग है तो फिर तो माँ बाप को बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल खिलाया पिलाया और बस। अजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? शिक्षकों का मुख्य कार्य बच्चों को खाना बनाकर या बनवाकर खिलाना ही है। बच्चों को एक समय भोजन कराने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है।
वो बच्चों को भांति भांति की वैरायटी बना के खिलाता है, कभी दाल बाटी तो कभी दलिया। आश्चर्य की बात है। हाँ साहब, बहुत खूब। शिक्षक में गजब की प्रतिभा है। वो सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। वो बाबुओं में श्रेष्ठ बाबू है, क्योंकि सभी वेतन बिल तो वो ही बनाता है। रसोइया में सर्वश्रेष्ठ रसोइया है, क्योंकि पोषाहार का चार्ज उसके पास है। डाकियों में सर्वश्रेष्ठ डाकिया है, क्योंकि वो सभी डाक को सही जगह पे पहुंचाने का काम करता है। सर्वेयरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वेयर है, क्योंकि साल भर वो घर जा जाकर नाना प्रकार के सर्वे संपन्न करता है। धनियों में वह सबसे धनी है, क्योंकि वो 4 ट्यूशन अतिरिक्त पढ़ाता है। उसकी महिमा का कोई और है न छोर है। सभी लोग शिक्षक महिमा के अद्भुत बखान से चमत्कृत हो गए। इतनी असाधारण प्रतिमा, विलक्षण व्यक्तित्व, सभी लोग जय हो कर उठे। जिस तरह मंदिर प्रांगण में कपूर सुगंधित होकर कण-कण में फैल जाता है, उसी तरह कॉन्फ्रेंस हॉल में शिक्षक महिमा के इस रूप से सब हतप्रभ थे। सभी नमन कर उठने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक पत्रकार पूछ बैठा, माफ कीजिए, एक अंतिम प्रश्न और कर रहा हूं। वो संभल गए। कहिए। जी, आपने विद्यार्थियों को अध्ययन कराने के संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं। वे मौन हो गए। उनके चेहरे पे असमंजस के भाव थे। सभी पत्रकार बोल उठे, कहिए कहिए। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। जी, अब और मैं क्या करूं? शिक्षक को इतने काम करने के बाद पढ़ाने का समय ही कहां मिलता है। कबीरदास जी कह गए हैं, जिस तरह तालाब के पानी के बीच में रहकर भी कमल की पत्तियों को जल छू नहीं पाता, उसी बाती शैक्षणिक महासागर में रहने के बाद भी वो शिक्षा रूपी जल से दूर ही रहता है। केवल पढ़ाने के कार्य को छोड़कर वो अपने सभी कर्तव्यों का पालन भली भांति कर रहा है। शिक्षक की महिमा सुनकर हाल तालियों से गूंज उठा। सभी लोग पुनः कह उठे, जय हो, और फिर इसके अलावा उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। गोष्ठी बाय डॉक्टर अतुल, इस वीडियो को आप लाइक करें और मैं चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को आप शेयर करिए। गोष्ठी बाय डॉक्टर अतुल, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।